हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी के यस टेट की प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। यह प्रश्नोत्तरी टीजीटी की है, यस टेट फर्स्ट पेपर की। और यस टेट के जो सेकंड पेपर पीजीटी के लिए था, उसके दोनों जो पेपर थे, यानी कि 2 दिन पेपर हुआ था, वो दोनों पेपर हल करवा दिया गया है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए। आज हमारा यस टेट का फर्स्ट पेपर है, जिसमें टीजीटी भी बोला जाता है, टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो वो वाला पेपर हम लोग करवा रहे हैं, और इसमें आप लोग देखिए कि किस तरह के प्रश्न बने थे, और भविष्य में यदि आपके पेपर होता है तो आप उसको दे सकें। पहला प्रश्न है कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दूसरा प्रश्न है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो स्वर के साथ स्वर जब मिलता है तो वहां पे स्वर संधि होता है। स्वर के साथ व्यंजन मिलता है तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। स्वर के साथ विसर्ग मिलता है तो वहां विसर्ग संधि होती है। वाकजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, वाकजाल का वाक प्लस जाल हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जो जिस वर्ग के, जैसे क वर्ग का कोई अक्षर है और उसके जो पंचमाक्षर है अंग, इसी का फर्स्ट वर्ड हो जाता है, तो वाक प्लस जाल होगा। ठीक है, बहुत लोग वाक जाल में कंफ्यूज रहते हैं, तो वैसा नहीं होगा, वाक जाल होगा। अगला स्वर संधि का उदाहरण है, तो देखिए रामावतार, परमानंद, कविंद्र, ये सभी में स्वर संधि है, तो इसलिए उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है कि नयन में कौन सी संधि है? तो ने प्लस अन, यानी कि अयाधि संधि हो जाएगी। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय और प्रधान भी होता है। अगला प्रश्न कि स्वरूप में कौन सा समास है? सुरूप, जिसका सुंदर रूप हो, यानी कि कर्मधारय समास। यहीं पे अगर तीसरा पद निकल जाता तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाता। अगला है कि देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय का है। विशेषण विशेष से संबंध होता है, उपमेय उपमान होता है, जिन समासों में वह कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है कि धनहीन में कौन सा समास है? तो धन से हीन, यानी कि जहां पे कारक चिन्ह आ जाए वहां पे तत्पुरुष समास आपका हो जाता है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है कि पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए पंचपात्र, यानी कि इसमें संख्यावाची है, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। अब देखिए ये गद्यांश है, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है। और देखिए गद्यांशों को उत्तर देने के लिए सबसे पहले क्या होता है ना कि हमको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। ये भारत माता के सपूत किसे कहा गया है, ये क्वेश्चन आप पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद पैराग्राफ पढ़िए कि हम भारत को नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। तो इस तरह से जब आप पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आंसर करेंगे कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है, तो सभी धर्म के लोगों को भारत माता के सपूत कहा गया है। इस तरह से आंसर आपका निकलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखिए, ये आपका गद्यांश है और उसके नीचे इसका आंसर है, और गद्यांश को पढ़ करके आपको आंसर दे देना है। तो हम आपको आंसर ही बताते हैं, क्योंकि गद्यांश पढ़ने पर आपका भी समय व्यर्थ होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। इसका एक ही उपाय है कि प्रैक्टिस करते रहिए, गद्यांशों को हल करते रहिए। और इसमें ज़्यादातर ध्यान देने की बात ये होती है कि आप कितने शांत होकर के इन प्रश्नों को हल करते हैं। अलग से दिमाग लगाना नहीं होता है, बस इस गद्यांश को पढ़िए और इसको हल कर दीजिए। ठीक है, प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य का धर्म है, तो वह स्वयं जिए और दूसरों को जीने दे, यही मनुष्य का धर्म है।
ठीक है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को जीने दे। इसमें एकदम साफ साफ दिया गया है, आपका सही उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद है। तो स्वार्थ का संधि विच्छेद बताना है, तो स्व प्लस अर्थ बराबर स्वार्थ। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, ये दिया गया है, इसमें आपको सही उत्तर बताना है कि सुमार्ग का अर्थ है, सुमार्ग मतलब सही रास्ता। अगला प्रश्न, भगवान का परिवाची क्या होगा? तो प्रभु भी हो जाएगा, ईश्वर भी, परमात्मा भी, यानी कि सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, रचना की दृष्टि से 3 वाक्य के भेद होते हैं। इसके बाद, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न, थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है? तो थोड़ी परिणाम बता रहा है। अगर यही मात्रा दिया रहता तो मात्रात्मक हो जाता, लेकिन ये परिणामवाचक विशेषण है। जिसके हृदय में दया नहीं उसे क्या कहते हैं? तो उसे निर्दयी कहते हैं। अगला प्रश्न, आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं, इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो खाक छानना मतलब दर दर भटकना। अगला प्रश्न, पत्नी का पर्यायवाची शब्द है, तो पत्नी का जो पर्यायवाची होता है वो भार्या होता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं विधेय कहते हैं। निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन करना है, तो सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जैसे नहीं होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरह से। पुरातन का विलोम क्या होगा? तो नवीन हो जाएगा। जैसे अर्वाचीन का विलोम पूछता है तो प्राचीन हो जाएगा। कपूर शब्द है, तो कपूर जो है इस समय तद्भव है, कर्पूर तत्सम हो जाता है। रोटी कमाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो जीविकोपार्जन करना। रोटी कमाने का सही अर्थ हो जाएगा जीविकोपार्जन करना। मुंह छिपाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो मुंह छिपाने का मतलब लज्जित होना। अगला, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है इज्जत बचाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का सही अर्थ है दबी हुई बात को फिर से उभारना। ठीक है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, तो डरना, घबराना, ये दोनों विकल्प सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, ये अशुद्ध नहीं है। शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा, ये अशुद्ध है। वह बहुत जल्दी लौट आया, आप मेरे घर आने की कृपा करें, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आपका हो जाएगा कि लाल किला लाल पत्थरों से बनी है, तो बनी है ये स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, बना है। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो लोटा में भरकर पानी
ले आओ, ये अशुद्ध है। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है फिर पूछा है, तो ये हो जाएगा यह हमारे आगामी नेता हैं, तो ये अशुद्ध है, बाकी और सभी शुद्ध है। अगला है, इसमें फिर पूछा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो वह लड़का पीटता है, ये अशुद्ध है। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित में कौन सा पदबंध है? बहुत सुंदर है, यानी कि विशेषण पदबंध है। जब किसी की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ विशेषण होता है, तो इसमें गुड़िया को बहुत सुंदर दिखाया गया है, तो गुड़िया सुंदर है, बहुत सुंदर है, यानी कि सुंदर, बहुत, ये सब विशेषण है। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं कहलाते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पदबंध। अगला प्रश्न, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इनमें कौन सा पदबंध है? तो इसमें संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अयोध्या, राजा, दशरथ, 4 पुत्र, ये सब संज्ञा पदबंध में आ जाएगा। कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो क्रिया विशेषण, धीरे धीरे चलते हुए, विशेषता बताई जा रही है। अगला है, देश के लिए शहीद हुआ सुभाष सच्चा देशभक्त था, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है। पदबंध का मतलब समझ रहे हैं, जो पद का क्रम आ रहा है वो कौन से शब्द हैं, क्रिया विशेषण है कि विशेषण है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है, वही पूछ रहा है। अगला प्रश्न, क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया का जो कथ्य रूप होता है उसे वाच्य कहते हैं। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, इनमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। निम्नलिखित में भाववाचक का उदाहरण कौन है? थोड़ी देर सो लिया जाए, ये भाववाच्य है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। किस वाक्य से असमर्थता और निषेधार्थ का बोध होता है? भाववाच्य से। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, ये सब जो है वो सब भाववाच्य में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध का चयन करिए, तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, ये शुद्ध है, बाकी और सभी अशुद्ध है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पिता का उत्तरदायित्व पुत्र पर होता है। फिर पूछा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो सुनते सुनते कान भर गए। अगला प्रश्न देखते हैं, तुमसे बोला नहीं जाता, किस वाच्य का उदाहरण है? तो देखिए, जिसमें भाव प्रकट होता है वो उसमें भाववाच्य हो जाता है। तुमसे खाया नहीं जाता, तुमसे चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति कहलाती है, तो शब्द शक्ति। शब्द से प्रसिद्ध अर्थ प्राप्त करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा। शब्द व्यंजक है तो उसकी शक्ति कहलाएगी,
व्यंजना शब्द शक्ति। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है? व्यंग्य में। निम्नलिखित में से व्यंजना शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका जो सही कथन नहीं है वो है ये 3 नंबर, व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित रहती है। ये सही नहीं है, क्योंकि व्यंजना शब्द शक्ति है वो लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ के पीछे छोड़ देती है। सही है। व्यंजना शब्द शक्ति में निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं, व्यंजना का ध्वन्यार्थ भी कहते हैं। ये सब चीजें सही है, बाकी तीसरा ऑप्शन गलत है। समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को कहा जाता है अनुप्रास अलंकार, जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो संदेह अलंकार है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर है अतिशयोक्ति अलंकार। फूल हंसे कलियां मुरझाए, में कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार, क्योंकि फूल को मानवीकरण कर दिया गया है। फूल हंस रहा है, कलियां मुरझा रही हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर पहुंचाए, इसमें अनुप्रास अलंकार है। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो पहाड़ चिंगाड़ उठा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतद गुण अलंकार है। तद गुण अलंकार, अतद गुण अलंकार, ये एक भेद है अलंकारों का अर्थालंकार में, वही होगा। अगला प्रश्न कि वर्णों की आवृत्ति को कहते हैं अनुप्रास अलंकार। इसमें देखिए वृत्त्या अनुप्रास अगर रहता ना तो वो भी सही हो जाता है, लेकिन वृत्त्या नहीं है। छेका में क्या होता है कि सिर्फ 2 बार रिपीट होता है, और लाटा में उसका अन्योक्ति के माध्यम से अर्थ सेम हो जाता है। जैसे पुत कपुत्र क्यों धन संचय, पुत सपुत्र क्यों धन संचय। अंत्य अनुप्रास में क्या होता है कि जो लास्ट वाली अक्षर होते हैं लाइन के वो सेम होते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो सागर हो गया, जय कपीस लोक उजागर, उजागर हो गया, तो दोनों में गर आ गया, गर गर, तो ये अंत्यानुप्रास हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंधेरों पर अली मड़राते, केसों पर मुग्ध पपीहा, अलंकार पहचानना है, तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अगला है कि तू रूप है किरण है में, सौंदर्य है सुमन में, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो उल्लेख अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, रूपक अलंकार का उदाहरण है चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो ये तो अनुप्रास हो जाएगा। रूपक अलंकार पूछा है तो आपका हो जाएगा मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बूढ़े बहे अनेक, ये 4था नंबर। रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वाले में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। सस्य मुख पर घूंग, ये रूपक ढूंढना है, इसमें कौन सा रूपक अलंकार है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सस्य मुख पर घूंघट डाले आंचल में दिए छिपाए, यहाँ रूपक अलंकार है। कंज कली कलिका लतान सिर सारी है में अलंकार है, तो इसमें 2 विकल्प सही हैं, रूपक और अनुप्रास, क्योंकि शब्दों की व्यावृत्ति हुई है और रूपक अलंकार। दुख है जीवन तरु के मूल में अलंकार ढूंढे,
तो इनमें से कोई नहीं। सखी सोहत गोपल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मन प्रिय, पिए दावा नल की ज्वाल में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जब मनु मानो मानो जल जानो जानो आता है तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ज्यादातर मुहावरा, शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य और अलंकार खूब पूछा है। खंज रीर नहीं लखी परत, कछु दिन साच बात, बाल दर्गन समहीन को कर्ण मनो तपजाप। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो माई धन धन अंतर दामिनी, धन दामिनी दामिनी धन अंतर, शोभति हरि ब्रज भामिनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका हो जाएगा सही उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न, मानव भीत जानी महाशीत तय, पसारी पानी मानो छतिया की छां, राख्यो पावक छिपाए के। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो कठिन आंगन चली, ताते राते पाए। मनु मानो मानो जहां भी होता है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तंत्री नाद कवित्रस, सरस राम रतिरंग, सरस राग रतिरंग, बूढ़े अनबूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी विरोधाभास है। सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां भी सन्नाटा बोल रहा है तो यानी विरोधाभास हो गया। अगला है, जाने क्या रिश्ता है जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां भी विरोधाभास हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकसते मुरझाने को फूल, दीप जलता होने को मंद, बरसते भर जाने को मेघ, उदय होता छिपने को चांद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है। सब विरोध प्रकट किया गया है। जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, मतलब ह्रस्व वर्ण कहते हैं। छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहते हैं? तो यति कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ज्यादातर प्रश्न जो आपके जूनियर में पूछा गया है, जूनियर के पेपर में जो हिंदी का पेपर था उसमें 3-4 प्रश्न तो सेम एकदम एग्जैक्ट यही मिल रहे हैं। तो जिन लोगों ने यस टेट का ये पेपर देखा होगा उनके लिए तो बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुस्वार युक्त वर्ण को क्या कहते हैं? तो गुरु कहते हैं। संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? तो संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में गुरु वर्ण होता है। नगढ़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो देखिए, इसको हल करने का एक सुटेबल रास्ता है और एक सूत्र है, यमाता राज भान सलगा। यो माता राज भान सलगा का यही सूत्र है। और देखिए पूछा है नगढ़, यानी कि 9 से लेकर के 3 वर्ड। तो 9 से लेकर जब 3 वर्ड जाएंगे तो आप देख रहे हैं इसमें भी सब सिंगल है। तो जब सिंगल है तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो सवैया के प्रत्येक चरण में 22 और 26 वर्ण होते हैं।
वाणी, किस वाणी छंद में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं? तो मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं। किस वाणी छंद के प्रत्येक चरण में जगड़ रगड़ जगड़ और रगड़ के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, उसे कौन सा वाणी छंद कहते हैं? तो उसे हम लोग वंतस्थ कहते हैं। अलंकार तो एकदम आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। छंद, तद्भव तत्सम नहीं, मुहावरे मुहावरे के शब्द, अशुद्ध अशुद्ध, ये चीजें बहुत पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाणी छंद है? सदा शशि द्विज ललाट शोभता व पटियों के तटदीप की शिखा। तो इसमें वंतस्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न, घनाक्षरी छंद है, तो घनाक्षरी जो है वाणी छंद है। अगला प्रश्न, ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? तो वीर रस में ओज गुण का प्रयोग होता है, माधुर्य गुण श्रृंगार में होता है और प्रसाद गुण शांत रस में होता है। काव्य गुणों में राजा किसे माना जाता है? तो प्रसाद गुण को। और रस का राजा कौन माना जाता है? तो श्रृंगार रस को। बुंदेलों के हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ओज गुण। अगला प्रश्न है, भू पर ध्य विकल्प वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ओज गुण है। ओज गुण वहां पे होता है जहां पे वीर रस होता है, और इसमें वीर रस है। भू पर धव्य विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, यानी कि दुश्मनों के पूरे के झुंड गिर गए। अगला है, पंडित राज जगन्नाथ ने अपनी रचना रस गंगाधर में कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया है? तो उन्होंने 3 काव्य गुणों को स्वीकार किया। अगला है कि सर्वप्रथम रस का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपके नाट्य शास्त्र में मिलता है। इनमें कौन सा रस है? तो इनमें कौन सा रस इनमें कौन सा रस है, ये प्रश्न पूछा है। तो श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, ये सभी हैं भाई। ये क्वेश्चन क्लेम करने लायक था, लेकिन छोड़िए, 75 भी पासिंग मार्क होता है तो कोई इतना करता नहीं है। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? तो वियोग श्रृंगार को विप्लम श्रृंगार कहते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, उपयुक्त पंक्ति में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की। अगला प्रश्न, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। अब विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। अब देखिए, ये टीचिंग से संबंधित प्रश्न है, शिक्षण वाले। पूछा गया है कि यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करेंगे? तो देखिए, इन प्रश्नों के लिए यही कहूंगा कि आप लोग सीटेट क्वालिफाई किए ही होंगे, तो टीचिंग तो आप लोग जानते ही हैं। मान लीजिए बीएड किए हैं तभी आप ये पेपर दे रहे हैं, तो बीएड में भी टीचिंग किए होंगे, टीचिंग जानते होंगे, टीचिंग क्या है। बीएड के पेपरों में भी ये सिलेबस में आपके लगे हुए हैं, तो ज़्यादा कठिन तो आपके लिए ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। देखते हैं कि यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करेंगे? तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि मानसिक क्षमताओं का प्रशिक्षण बच्चों को देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है कि कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मिलनी ही चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? तो प्रशंसा मिलनी चाहिए, इनाम मिलना चाहिए, मान्यता मिलनी चाहिए, यानी कि सभी चीजें मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए
निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी की आवश्यकता है। अब ये बताना कि किसको छोड़कर सभी की आवश्यकता है, तो तीनों में से किसी को नहीं। उपयुक्त शिक्षण युक्तियों का चयन, उपयुक्त रणनीतियों का चयन, उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग, ये सभी चीजों की आवश्यकता है। इसमें से किसी चीज को आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न कि आप किन तरीकों से कहानी का कथानक बदल सकते हैं? क्या यह प्रश्न है? खाली स्थान भरना है। तो संश्लेषण, बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग, आपका सही उत्तर हो जाएगा संश्लेषण। अगला प्रश्न, यदि छात्र यह दिखाने के लिए एक मॉडल बनाते हैं कि कोई चीज कैसे काम करती है तो वे हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रयोग करना, अप्लाई। अगला, नलिनी तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को जानवर हमारे मित्र विषय से परिचित कराना चाहती है। विषय को अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण रणनीति होगी। क्या होगी अच्छी रणनीति? कि जानवरों और उनकी उपयोगिता पर एक वीडियो फिल्म दिखाए, यही इसकी सबसे अच्छी रणनीति होगी। 107 नंबर प्रश्न देखते हैं। परियोजना के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यह शिक्षक केंद्रित गतिविधियां हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि जो परियोजना के बारे में ये शिक्षक केंद्रित नहीं होती हैं। परियोजना में स्टूडेंट, शिक्षक सभी होते हैं। अगला, जिसका दायरा बहुत बड़ा है, तो शिक्षक रणनीति का। अगला प्रश्न, एक योजनाकार के रूप में शिक्षक को अवश्य ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले यह तय करें कि विद्यार्थी में क्या परिवर्तन होने चाहिए। पाठ योजना के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए, पाठ योजना के लिए रचनात्मक आकलन जो है शामिल करना, ये सही है। अगला है कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण मॉडल पर शोध कार्य प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो आपका जाता है उच्च शिक्षा संस्थान बड़ौदा को, IASE। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान। अगला प्रश्न, शिक्षण की अवधारणा को परिभाषित करते समय जो देखता है कि शिक्षण में तत्वों का एक समूह शामिल होता है, किसका कथन है? ये कथन है मन का। अगला प्रश्न, छात्र केंद्रित कक्षा के लिए है व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करने के लिए। विभिन्न विकल्पों में से एक क्रियाविधि का चयन कहलाता है निर्णय लेना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये सब प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अगला प्रश्न, अनुशासन जो
अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। अगला प्रश्न, एक शिक्षक का रवैया मदद और मार्गदर्शन का होना चाहिए ताकि वह खाली स्थान भरना है आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो बच्चे सही रास्ते पर हैं, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि नैतिक शिक्षण की विशेषताओं में शामिल है। तो देखिए, नैतिक शिक्षण की विशेषताओं में नैतिक विचार विमर्श के लिए सराहना शामिल है। अगला प्रश्न कि विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वयं परिश्रम करना चाहिए। यह देखकर विद्यार्थी को स्वतः ही तत्क्षण प्रेरणा मिलेगी। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का उद्देश्य शैक्षिक, उसके बाद खाली स्थान के बारे में निर्णय लेना है। तो शैक्षिक गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, क्वालिटी। अगला प्रश्न, कौन सा आकलन तकनीक शिक्षा को की ताकत, कमजोरियों और सीखने की जरूरतों को पहचानने पर केंद्रित है? तो नैदानिक आकलन। ठीक है। अगला, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? तो किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, यह मूल्यांकन का तात्पर्य होता है। जॉन डीवी की सोच पर आधारित है गतिविधि केंद्रित पाठ्यचर्या। अगला, सभी छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए पाठ्यचर्या खाली स्थान का हिस्सा है सामान्य शिक्षा का। अगला प्रश्न, किस प्रकार का कक्षा वातावरण बच्चे के सीखने के लिए अधिक अनुकूल है? शिक्षक अनुकूल कक्षा वातावरण, शिक्षक अनुकूल कक्षा वातावरण। अगला, एक वीडियो का उपयोग करके किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर आईसीटी का उपयोग करके सीख सकते हैं? फ्लिप किया द्वारा। अगला, बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य किससे प्रभावित होता है? तो माता पिता की आकांक्षा से भी, शिक्षक के व्यवहार से भी, सहकर्मी के व्यवहार से। एक से अधिक सही हो जाएगा। अगला, ईवीएस के शिक्षण में एक शिक्षक को पेड़ों की पत्तियों के बारे में पढ़ाना होता है, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ये क्या करे कि छात्रों को बगीचे में ले जाए और वहां पे बताए कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों से कुछ अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग करने और इससे कुछ उपयोगी बनाने के लिए कहता है। शिक्षक का शैक्षणिक इरादा नहीं है। आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्र का चयन करें। ये उसका इरादा नहीं। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी। अगला प्रश्न कि खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीनीकरण संसाधनों के उदाहरण हैं जो अपने निर्माण के लिए होते हैं। तो लाखों वर्ष, मिलियन ऑफ ईयर्स। भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था को है? तो संसद को, पार्लियामेंट। दांडी मार्च किस तिथि को समाप्त हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को
हमारा दांडी मार्च समाप्त हो गया। हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? तो रेणु जी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल दिखाया गया है? तो चक दे इंडिया में हॉकी दिखाया गया है। ये हॉकी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा जानवर खतरे में है? तो बाघ। बाघ जो है वो खतरे में है, हमारा राष्ट्रीय पशु। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य घटक कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है? तो पानी। पानी में पोषक तत्व नहीं मिल पाता। पौधों को स्वयं बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पोषक तत्वों की। अगला प्रश्न, पोषक तत्व हैं, तो पोषक तत्व ये सभी हैं, ऑल ऑफ दीज। वे पदार्थ जो शरीर को पोषण देते हैं और शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी उपयोगी किए जाते हैं। वे पदार्थ जिनका प्रयोग शरीर के संपूर्ण शारीरिक प्रणालियों में रासायनिक प्रतिक्रियाएं करने के लिए करता है। रसायन जो शरीर में मांसपेशियों और अंगों को सहायक में निर्माण करते हैं, ये सभी से। निम्नलिखित में से कौन सा शंकु का उदाहरण है? तो शंकु का जो उदाहरण है वो तंबू है। अगला, एक गोले में केवल एक होता है, क्या एक होता है? तो फलक। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन है -11 + -12 - 13 बताना है, सही उत्तर क्या होगा? तो आपका जो इन्वर्टेड कामा तोड़ करके आप बनाएंगे तो आपका सही उत्तर जो आएगा वो 36 हो जाएगा। अगला प्रश्न, -56 और कोष्ठक में -34, इसका सही उत्तर बताना है, तो आपका हो जाएगा 90। अगला, 10 समान अखबारों का एक ढेर 15 सेमी ऊंचा है, प्रत्येक समाचार पत्र की मोटाई क्या है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है, क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15। अगला प्रश्न, यदि किसी भाषा में मंकी को ये लिखा जाए तो उसी भाषा में हॉर्स को क्या लिखेंगे? तो ये A से Z तक लिख करके काउंट करके आप लोग इसको कर सकते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यक्ष और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, यश यक्ष का मामा है तथा टी यश की बहन है, तो टी आर में क्या संबंध है? तो ये देखिए रिलेशन वाले क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लीजिएगा, इसमें वाइफ हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाघ जंगली जानवर गाय के बीच में कौन सा संबंध है? तो देखिए बाघ जंगली जानवर, तो जानवर में बाघ और जंगली दोनों आ जाएंगे, गाय भी आ जाएगी, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये जंगली हो जाएगा, इसके अंदर ये आपका बाघ आ जाएगा, ये गाय आ जाएगी। अगला है 480 × 15 + 7 - 4 / 12 भागयोग के आधार पर लगाना है, आपका सही उत्तर हो जाएगा 16। अगला, ये लास्ट प्रश्न था। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि यह स्टेट की प्रश्नोत्तरी से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। बाकी आप यदि आप फिर से यह स्टेट देंगे तो आपके लिए ये जरूर वीडियो हेल्पफुल होगी। और इसके कुछ प्रश्न तो आपके जूनियर में भी पूछे गए थे। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।